बेहद खास मेहमान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और स्टील मंत्रालय उनके पास है। स्वागत है धर्मेंद्र प्रधान जी आपका आज तक पर। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी इस बजट पर, इन जनरल भी और आपके मंत्रालयों के नजरिए से भी। मैं इस बजट को स्वागत करता हूं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा, यह बजट की मूल विषय में जान और जहान दोनों को ध्यान रखा गया है। विश्व में जिस प्रकार की कोरोना की त्रासदी आई, उसके उपरांत भारत ने खुद को जैसे संभाला, पीपी किट बनाने से वैक्सीन तक, न केवल भारत के अंदर, विश्व के एक बड़ा आकर्षण की केंद्र भारत अभी बना है। उसी में से आज हम बजट की सबसे ज़्यादा अलोकेशन स्वास्थ्य सेवा में खर्चा करके एक संदेश दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम खर्चा करके रोजगार के बारे में संदेशा दिए। इसलिए जान और जहान ये दोनों के ऊपर इस बजट की मूल विश्वास टिकी है। और मैं मेरे विभाग संबंधित बातों में कहूँ, दोनों विभागों की ओर बजट में बड़ा अच्छा इंडिकेशंस आए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को और 1 करोड़ गरीब घरों में पहुंचाने के लिए अर्थमंत्री जी ने वित्तीय प्रबंधन किया। 400 जिले में सीजीडी पाइप में गैस नेटवर्क लग चुकी थी, उसको और 100 जिला तक बढ़ाने के लिए इस बजट में अनुमति दिया गया है। और हमारी जम्मू कश्मीर की ओर नेचुरल गैस पाइप लेने के लिए वित्तीय प्रबंधन की सूचना देके इस बजट में इंडिकेशन किया गया है। और स्टील मिनिस्ट्री की ओर से जिस प्रकार से स्क्रैप पॉलिसी लाई गई है और स्क्रैप को इंपोर्ट करने में कोई टैक्स और ड्यूटी नहीं लगेगी, ये भी हमारी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक फॉर्नेक्स इंडस्ट्री को बड़ा सहूलियत देगी। रॉ मटेरियल बड़े अच्छे से उपलब्ध होगा। ये सारे दृष्टि से देश में एक इकोनॉमी स्टिमुलस वाला ये बजट है। बजट देश में अर्थनीति को गति देगा, देश की एक सामूहिक विकास के लिए एक बड़ा दिशा दर्शक है। धर्मेंद्र जी, लगातार जितने एक्सपर्ट से हम बात कर रहे थे, उनका कहना था कि इस बजट में सरकार की चुनौती होगी आम आदमी के हाथ में पैसा कैसे मुहैया कराया जाए। उसके हाथ में पैसा होगा तो वो बाजार में खरीदारी करेगा, और पैसा बाजार में आएगा, इकोनॉमी वापस उस साइकिल पर लौटेगी जिसको वो पिछले 1 साल से झेलती आई लॉकडाउन की वजह से। लेकिन हमने एक चीज नोटिस की कि ना तो सरकार ने टैक्स में कोई राहत दी, इस बात से आदमी को खुश कर दिया कि तुम पे कोई कोविड के नाम पे नया टैक्स लगाया नहीं है बस। तो स्थिति कैसे बदलेगी? रोहित जी, हमारी देश में कुल मिला के 3-3.5 करोड़ लोग टैक्स देते थे। वो संख्या अभी बढ़ के 6 करोड़ तक पहुंची है। लेकिन देश की आबादी 130 करोड़ है। कामकाजी आयु के लोग उसमें से 90 करोड़ है। उसमें से प्रत्यक्ष 50 करोड़ लोग काम करते हैं। इसलिए ये विषय को मेरा जो समझ है, मैं बड़ा विनम्रता के साथ रखूंगा। शायद पिछले कई दशकों के अंदर कैपिटल स्पेंडिंग में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में पिछले वित्तीय वर्ष से इस साल 34% बढ़ोतरी किया गया है। जिस मूल विषय को आपने उठाया, सामान्य लोगों के पास परचेजिंग पावर कैसे बढ़े, 5.5 लाख करोड़ रुपया सीधा सरकार कैपिटल स्पेंडिंग करेगी। प्रोजेक्ट लगाया जाएगा रोड सेक्टर में, रेलवे में, सिंचाई में, ये सारे में, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसके कारण रोजगार बढ़ेगी, पैसा ट्रिकल डाउन करेगा, बाजार में पैसा आएगा। यह सबसे बड़ी कदम उस दिशा के लिए है। सर, एक तरफ आपने कहा बजट में सरकार ने कि हम किसानों के लिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना रहे हैं, कि हम किसानों की बेहतरी चाहते हैं। दूसरी तरफ आप सीधे तौर पर डीजल पर कृषि सेस लगाने की बात करते हैं। इन दोनों बातों में विरोधाभास नहीं है क्या? ना, नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। रोहित जी, पहले हम लोगों की जो देश की स्टॉक स्ट्रक्चर है, कुछ केंद्र सरकार लगाती है, कुछ राज्य सरकार लगाती है। केंद्र सरकार जो एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, उसको रिस्ट्रक्चर किया। कंज्यूमर को एक नया पैसा ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा इस एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के कारण। जो एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी था, उसी को हमने पुनर्रचना करते हुए 2.5 रुपया पेट्रोल में, 4 रुपया डीजल में। हमें तो बेहद खुशी है
पेट्रोलियम सेक्टर से जो कारोबार होके पैसा आमदनी होगी वो सीधा सीधा भारत की किसानों की विकास में ली जाएगी। सिंचाई के लिए खर्चा होगी, वेयरहाउसिंग के लिए खर्चा होगी, कोल्ड स्टोरेज के लिए खर्चा होगी। एक बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मार्केट मैकेनिज्म बनाने के लिए सरकार की ओर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उस कामों में के लिए इसको खर्चा किया जाएगा। प्रायोरिटी किसान है, प्रायोरिटी ग्रामीण अर्थनीति है। यही अभी एक किसान के बारे में जो एग्रीकल्चरल सेस की फंड बनाई गई है, कंज्यूमर को बिना कोई इम्पैक्ट डालते हुए हम इस पैसे को डाइवर्ट करेंगे। लेकिन सर पेट्रोल डीजल का दाम तो लगातार बढ़ता ही रहा है, रसोई गैस का दाम भी लगातार बढ़ता ही रहा है, उसके ऊपर नया ये अलग विषय आप है चाहे रोहित जी। टैक्स लगा रहे हैं चाहे उसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, जब वो ऑलरेडी अपने हिस्से का आपको लगातार दे रहा है कमा के, तो उस पर नए टैक्सेशन की जरूरत क्यों है आपको? और ये जो आज आप कह रहे हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग का कोई असर ग्राहक की जेब पे नहीं रोहित जी, आप आएगा, इसे ये कितने दिन के लिए है सर वादा? देखो रोहित जी, दो विषय है। जो अभी की टैक्स स्ट्रक्चर है उसी को हमने रिस्ट्रक्चर करके किसानों को प्राथमिकता दी। पहली बार देश में एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनी, ये पहली बार हुई है। उसलिए हमारी जो आमदनी होती थी, आमदनी को किसान के नाम पे नामजद किया गया, एक बात है। बाकी रहा पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने घटने की बात है। पिछले दिनों में दाम बढ़ी है, पिछले दिनों में दाम घटी भी है। हम अपने आवश्यकता की 80% बाहर से इंपोर्ट करने के कारण इन दिनों में कोरोना के समय में जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई थी, ये अभी फिर डिमांड बढ़ने लगा है, विश्व में बढ़ने लगा है। लेकिन उत्पादनकारी देश उस हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ा रहे हैं। वो एक आर्टिफिशियल प्राइस डेवलप करना चाहते हैं, जिसको भारत की विरोध है। भारत ने आलोचना किया है। मैंने ओपेक की नेतृत्व को बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी कटुता के साथ कहा है, एक कंज्यूमर के नाते आप हमारे साथ ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते हो। हमें अनुमान है कि ओपेक लीडरशिप उस विषय को गंभीरता से लिया है, उसमें एक प्राइस स्टेबिलिटी आएगा, हमारे एक अनुमान है। लेकिन जो आमदनी होती थी तेल और पेट्रोल और डीजल के कारण, पहली बार देश में प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया किसानों के लिए सीधा सीधा खर्चा किया जाएगा। लेकिन धर्मेंद्र जी, आज आप सामने आए हैं, बहुत सारे दिन से लोग आपको तलाश रहे थे कि पेट्रोल डीजल के प्राइस पर पेट्रोलियम मंत्री से सवाल पूछा जाए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों है हमारे देश में राजनीतिक पार्टी जब सत्ता में नहीं होती है उसके पास 10 तरह के फॉर्मूले होते हैं कि पेट्रोल सस्ता कैसे बेचा जा सकता है, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाती है तो उसके पास वो फॉर्मूले नहीं रहते, वो विपक्ष के पास चले जाते हैं, फिर विपक्ष वैसे ही नए नए फॉर्मूले बताने लगता है। क्यों होता है ऐसा? शारदाना जी, ऐसी सिंपल बात ऐसे नहीं है। ये सारे विषय तथ्य है। कभी मेरे को आप, मैं कहीं भागने वाला आदमी नहीं हूँ। कभी मेरे को चाय पे आपकी स्टूडियो पे बुलाए, मैं आधा घंटा विस्तार से एक अलग समय से आपके साथ शो करने के लिए तैयार हूँ। पिछले दिनों में जिनके हाथ में व्यवस्था थी उन्होंने कैसे संभाला, उस समय में प्राइस को मैनेज करने के लिए उन्होंने बंड ला के कंपनियों के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर लाद के छोड़ के गए। आज हमने एक बाजार व्यवस्था खड़ा करके, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राइस घटती है तब हमने कंज्यूमर को उसको पास ऑन किया है। बाकी रहा जो पैसा टैक्स के लिए हम राज्य या केंद्र लेती है, ये विकास के काम के लिए खर्चा किया जाता है। इतने दिनों में पिछले कोविड के समय में हम जीडीपी के 13% आत्मनिर्भर भारत पैकेज में खर्चा किए हैं, गरीब कल्याण योजना में खर्चा किए। हम बड़े प्रामाणिकता साथ कहते हैं, हम जेब में पैसा नहीं रखे हैं। आखिर देश के गरीबों को अन्न देना चाहिए कि नहीं चाहिए, उनकी स्वास्थ्य सेवा की चिंता करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। 35,000 करोड़ रुपया सिर्फ इस बजट में व्यवस्था किया गया है वैक्सीनेशन के लिए। इतने पैसा कभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा नहीं हुई थी। रेलवे में इतने बड़ी इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हुई थी। ये सारे कल्याणकारी कामों के लिए तो व्यवस्था चाहिए, रिसोर्स चाहिए। हमने पिछले दिनों जैसे कर्जा छोड़ के नहीं किया है, हम रोजगार किया है। उसकी सबसे ज्यादा पैसा हमने कंज्यूमर को दिया है, बाकी बचत टैक्स की पैसा हमने कल्याणकारी कामों में लगाई है। सर, एक डेटा कहता है कि कोरोना काल में 12 करोड़ रोजगार गए हैं या फिर लोगों की सैलरीज में कटौती हुई है। दूसरी बड़ी चीज यह है कि आज की तारीख में क्या सरकार के सामने कमाई के दो ही रास्ते हैं, एक पेट्रोल डीजल पे टैक्सेशन, पेट्रोल डीजल से होने वाली कमाई, या फिर विनिवेश, जिसको लेकर आज सरकार की आलोचना हो रही है कि सरकार सब कुछ बेच देना चाहती है। ऐसा नहीं, इन दिनों में जीएसटी बढ़ी है, इन दिनों में लोगों करदाताओं की संख्या बढ़ी है। जब व्यवस्था बनाया जाता है लोग ईमानदारी से टैक्स देना भी चाहते हैं, ये ऐसा नहीं है।
आज आप स्टैटिस्टिक्स इसको भी इस बजट में कहा गया, इसको भी आपके सामने है। सिर्फ विनिवेश, विनिवेश सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, विनिवेश देश की अर्थनीति को लंबे समय तक स्वतंत्र करने के लिए। क्या सरकार आज भी होटल चलानी चाहिए? क्या सरकार आज भी बस ट्रांसपोर्टेशन चलानी चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करनी चाहिए? ये निर्णय सरकारों को करनी है, राज्य हो या केंद्र हो। हमने तो इस बार लिंक किया, इंसेंटिव देंगे जो राज्य अपने नुकसान करने वाले पीएसयूज को छोड़ देगा। कितने लैंड मास है, कितने लैंड बैंक है? क्या ये देश की संपत्ति कुछ कंपनियों की, वो निजी हो या सरकार की हो या देश के नागरिकों की है? इसीलिए हमने विनिवेश की नीति लाया है। विनिवेश पैसा लाने के लिए सिर्फ नहीं, विनिवेश व्यवसाय को लंबे समय तक चलाने के लिए। मैं आपको सामने दो उदाहरण दूंगा। आज टेलीफोन सेवा में प्रतियोगिता होने के कारण सरकारी कंपनी भी है, निजी कंपनी है, ग्राहकों को फायदा हो रही है। विमान सेवा में सरकार कंपनी भी है, निजी कंपनी है। आज 2-4 हजार 5 हजार रुपया में सामान्य मध्यवर्गीय परिवार, निम्न मध्यवर्गीय परिवार हवाई सेवा का फायदा भी ले पा रहा है। ये निजी क्षेत्र आने के कारण हुई है। ये सारे चीजों को आज फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर निजी क्षेत्रों को भी खोलने का बात की जा रही है। क्या देश की लॉजिस्टिक खर्चा कम नहीं होनी चाहिए? ये सारे के लिए विनिवेश है। बाकी सरकार की आमदनी कई सोर्स में है। मैंने आपको तो कहा इन दिनों में जीएसटी भी बढ़ी है। लेकिन कृषि सुधार आपने किए, उसी को लेकर इतना विरोध हो रहा है। जब आप विनिवेश के लिए आगे बढ़ेंगे, आपके अपने मंत्रालय में बीपीसीएल को लेकर विनिवेश की प्लानिंग चल रही है, क्या उसका विरोध नहीं होगा? क्या उसके खिलाफ लोग खड़े नहीं होंगे? क्या उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं होने लगेगा? देखिए देखो रोहित जी, प्रजातंत्र में आलोचना, विरोध, असहमति स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम ईमानदार हैं, हम अगर पारदर्शी हैं, हम अगर लोक कल्याण हमारी सामने है, हमें किसी विषय पे मोदी सरकार की एक बड़ी अहमियत है, बड़ी विशेषता है। लोगों के हितों में हम कठोर से कठोर निर्णय लिए हैं, लोगों को समझा के लिए हैं। और हमें विश्वास है कि जब जीएसटी लागू किया गया ऐसे ही एक माहौल था, डीमोनेटाइजेशन हुई तो ऐसे ही माहौल था। लेकिन इस सारे विषय में देश मोदी जी की नीति के साथ और मोदी जी पे भरोसा किया है। आज गरीब कल्याण की, मैं आज जैसे पहले आभार प्रकट किया वित्त मंत्री जी को, उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 8 करोड़ कंप्लीट करने के बाद इस बजट में भी 1 करोड़ और दिया है। आज हम 100% कल्याण की, सारे घरों में स्वच्छ ईंधन पहुंचाने के लिए सफल होंगे। सारे लोगों को घर, सारे लोगों को बिजली, सारे लोगों को चूल्हा, सारे लोगों के घर में टॉयलेट, नल में पानी, ये यूनिवर्सल स्कीम बन रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, ये सारी यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम बन रहा है। चंद लोगों के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए। इसी विश्वास के साथ देश हमारे साथ चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान जी, आज तक पर आने के लिए और दर्शकों के सामने अपनी बात रखने के लिए, देश के लोगों को यह बताने के लिए कि क्यों ये बजट भविष्य की तरफ देखने वाला है, क्यों ये बजट कोरोना की चुनौतियों से निपटने